बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ भैया, कर रहे हो ना? चलो तो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने जो ग्लैंड स्टार्ट की थी वो की थी अग्नाशय पैंक्रियाज। मैंने आपको बता दिया था कि ये पैंक्रियाज शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मैंने ये भी बता दिया था कि ये एक मिश्रित ग्रंथि है जिसका कुछ भाग तो होता है अंतःस्रावी और अधिकांश भाग जो होता है वो होता है बहिस्रावी। मैंने ये भी आपको बता दिया था कि ये ग्रंथि जो होती है ये हमारी ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच पाई जाने वाली ग्रंथि है। ये वाली जो लीफ की तरह की पत्ती की तरह संरचना है इसको बोलते हैं अग्नाशय। अब सवाल था कि सर इसका कौन सा भाग तो अंतःस्रावी है और कौन सा भाग बहिस्रावी है, पहली बात। दूसरा सवाल ये था कि ये जो ग्रंथि है इसका बहिस्रावी भाग किस चीज का स्रावण करता है, जबकि अंतःस्रावी भाग है वो किस चीज का स्रावण करना है। इसके लिए हमने इस अग्नाशय का एक छोटा सा सेक्शन लिया और उस सेक्शन को देखा। हमने माना कि अपने पास ये अग्नाशय का एक छोटा सा सेक्शन है और हमने इस सेक्शन को देखा। क्या देखा कि इस सेक्शन में ये जो मेरे पास लाल कलर की जो संरचना दिखाई दे रही है ये है मेरे पास एसिनाई। क्या है? एसिनाई। आपको बता दूं कि ये एसिनाई इस अग्नाशय का बहिस्रावी भाग है। कौन सा भाग है ये अपने पास है बहिस्रावी भाग। ये जो बहिस्रावी भाग है ये बहिस्रावी भाग इस अग्नाशय का लगभग 98 से 99% भाग है। तो जब भी कहे कि अग्नाशय का अधिकांश भाग क्या होता है, बहिस्रावी भाग, जो क्या है एसिनाई, कितना है? लगभग 98 से 99% भाग एसिनाई है। ये एसिनाई जो भाग होता है इसका मुख्य कार्य है अग्नाशय रस का स्रावण करना। किसका स्रावण करना? अग्नाशय रस का स्रावण करना। तो मैंने बोला ये क्या काम करता है बेटा? ये अग्नाशय रस का स्रावण करता है। क्या करता है बेटा? अग्नाशय रस का स्रावण करता है। इन एसिनाई के बाद बीच का ये जो भाग है इसमें खूब सारा संयोजी ऊतक है और इस संयोजी ऊतक वाले भाग में ही बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं बेटा? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब लैंगरहैंस के द्वीप। अब ये लैंगरहैंस के द्वीप जो है ये इस अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग है। अग्नाशय का कैसा भाग है? ये अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग है। ध्यान रखना, अग्नाशय का 98 से 99% भाग क्या था? एसिनाई, दैट इज बहिस्रावी भाग। तो बचा हुआ लगभग 1 से 2% भाग है वो है लैंगरहैंस के द्वीप, जो कि कैसा भाग है? अंतःस्रावी भाग है। अब इस अंतःस्रावी भाग का काम है हार्मोन का स्रावण करना। क्या काम है? इस भाग का काम है हार्मोन्स का स्रावण करना। हार्मोन का स्रावण करता है कौन सा भाग? लैंगरहैंस के द्वीप वाला भाग। अब हमने कहा कि इस लैंगरहैंस के द्वीप में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। तो अब सवाल था कि सर इस लैंगरहैंस के द्वीप में आपने कहा कि बहुत सारी कोशिकाएं होती है, तो पहले तो ये बताइए कि उन कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी है, पहली बात। और दूसरी बात, वो कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो यहां पे बात करके चलें कोशिकाओं की संख्या के बारे में। कोशिकाओं की संख्या के बारे में, तो वो जो कोशिकाएं हैं मेरे पास वो बेटा अपने पास है 10 से 20 लाख। कितनी कोशिकाएं हैं? 10 से 20 लाख, या मैं कहूं आपसे 1 से 2 मिलियन। 1 से 2 मिलियन कोशिकाएं हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं 1 से 2 मिलियन कोशिकाएं, 10 से 20 लाख कोशिकाएं, ये किसकी कोशिकाएं हैं? ये कोशिकाएं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की, मतलब ये अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं जिनका काम है हार्मोन का स्रावण करना।
अब सवाल था कि जो ये 10 से 20 कोशिकाएं हैं, ये कुल कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? ये जो कोशिकाएं हैं, ये कुल कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो बेटा ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं कुल मिला के 4 प्रकार की। देखिए मैंने 4 अलग अलग कलर के रंग दिखाए हैं, गुलाबी वाला, नीले वाला, पीले वाला, हरा वाला। तो ये कुल मिला के कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। तो हमने कहा कि यहां पे 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सवाल था कि सर 4 प्रकार की कौन सी? बेटा देखिए, सबसे पहले अपन ने बोला, सबसे पहले पहली जो अपने पास है उसको अपन कहते हैं अल्फा कोशिका। सबसे पहली जो कोशिका अपने पास है बेटा, उस कोशिका को अपन ने बोला अल्फा कोशिका। ये लीजिए, बेटा ये अल्फा कोशिका कुल कोशिकाओं की लगभग 20 से 25% कोशिकाएं हैं। ये जो कोशिकाएं हैं, इनमें 20 से 25% कौन सी कोशिकाएं हैं? अल्फा कोशिका। और इन अल्फा कोशिकाओं का काम है ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण करना। कौन से हार्मोन का? ग्लूकागोन हार्मोन का। तो मैंने बोला ये क्या काम करती है? ये ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ये ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है। और इस ग्लूकागोन हार्मोन जो था, इस ग्लूकागोन हार्मोन में होते हैं बेटा 29 अमीनो एसिड्स। कितने अमीनो अम्ल से बना होता है? 29 अमीनो अम्लों से बना होता है। चले, दूसरी तथा संख्या में सबसे अधिक पाए जाने वाली कोशिका है, वो यहां पे है बीटा कोशिका। बीटा कोशिका, ये बीटा कोशिका कुल कोशिकाओं की लगभग 60 से 65% भाग है। कुल कोशिकाओं का कितना भाग है? 60 से 65% भाग है। और यही वो कोशिका है जो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है भैया? ये वो कोशिकाएं हैं जो किसका स्रावण करती है? इंसुलिन हार्मोन का। तो इनका कार्यक्रम हुआ, वो क्या कार्य हुआ? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करना। अब आपको बता दूं, ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है, इसमें कुल मिला के 51 अमीनो एसिड से बनता है। कितने अमीनो अम्लों से बनता है? 51 अमीनो अम्लों से बनता है। तीसरी कोशिका, हमने बोला यहां पे तीसरी कोशिका जो अपने पास है, उस तीसरी कोशिका को बोलते हैं डेल्टा कोशिका। ये लीजिए, हमने बनाया, ये मेरे पास है डेल्टा कोशिका। ये डेल्टा कोशिकाएं हैं, ये कुल कोशिकाओं का लगभग 10% भाग है। कितना भाग है? लगभग 10% भाग है। सवाल था कि सर इन डेल्टा कोशिकाओं का क्या कार्य है? बेटा ये डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित करती है। यार ये सोमेटोस्टेटिन वर्ड जो है, ये तो हमने पहले भी कहीं सुना था कि नहीं? याद करो। यस सुना था। कहां सुना था? हाइपोथैलेमस में। हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित करता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन के स्रावण को संदमित करने का काम करता है। याद आया? तो यहां पे इस सोमेटोस्टेटिन का क्या काम है? यहां पे सोमेटोस्टेटिन जो होता है, ये इस इंसुलिन तथा इस ग्लूकागोन के स्रावण को क्या करता है? रोकता है। किसके स्रावण को संदमित करता है? इंसुलिन तथा ग्लूकागोन का। तो ध्यान रखना, ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो यहां पे है, ये क्या काम करता है?
इंसुलिन तथा ग्लूकागोन स्रावण को रोकता है। इंसुलिन तथा ग्लूकागोन स्रावण को संदमित करता है। चले भैया, चौथा और सबसे अंतिम प्रकार की जो कोशिका है, चौथी और सबसे अंतिम प्रकार की जो कोशिका है उसको अपन बोलते हैं बेटा पी कोशिका। पी कोशिका, ये पी कोशिकाएं मुख्यतः मनुष्य के अग्नाशय में ही देखी गई है और ये कुल कोशिकाओं की लगभग 5% भाग है। लगभग कितना भाग है? 5%। अब सवाल था कि सर ये जो पी कोशिकाएं हैं, इन पी कोशिकाओं का क्या कार्य है? बेटा ये भी एक हार्मोन स्रावित करती है जिसको बोलते हैं पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। क्या बोलते हैं? पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो इनका काम क्या हुआ? इनका काम हुआ पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का स्रावण करना। अब सवाल था कि सर आपने बताया था कि सोमेटोस्टेटिन यहां पे इंसुलिन तथा ग्लूकागोन की क्रिया जो थी उस क्रिया को रोकने का काम कर रहा था या इनके स्रावण को रोकने का काम कर रहा था। तो ये बताइए पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड क्या काम करता है? बेटा ये पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का अगर मैं कार्य बताऊं तो इस हार्मोन का कार्य है इस सोमेटोस्टेटिन को संदमित करना। किसको रोकना? सोमेटोस्टेटिन को। तो ये क्या काम करता है? ये अपने पास सोमेटोस्टेटिन का संदमन करता है। किसका संदमन करता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का संदमन करने का काम करता है। कौन सा? पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। जब ये सोमेटोस्टेटिन का संदमन कर देगा तो सोमेटोस्टेटिन का जब सिक्रीशन बंद हो जाएगा तो इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण होगा और वो अपनी क्रिया करेंगे। हां कि ना? चले भैया, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चले, अब मेरे पास दो महत्वपूर्ण हार्मोन हैं। कौन कौन से? पहला हार्मोन ये वाला ग्लूकागोन और दूसरा हार्मोन ये वाला इंसुलिन। ये दो महत्वपूर्ण हार्मोन हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है। तो मैं सबसे पहले ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में बात करता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये नोट कर लिया होगा। मैं चल रहा हूं आगे, देखे तो अपने पास अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं इस हार्मोन के बारे में जिसको हमने कहा ग्लूकागोन हार्मोन। बेटा मैंने पहले बताया कि ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण जो होता है वो लगभग 29 अमीनो अम्लों से होता है। कितने अमीनो अम्लों से? 29 अमीनो अम्लों से। इसलिए हमने कह दिया ये एक ऐसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है। और प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील हार्मोन के रिसेप्टर लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। हाँ कि ना? अब सवाल था सर ये ग्लूकागोन हार्मोन जो था ये कार्य कौन सी कोशिकाओं पे करता है? बेटा ये ग्लूकागोन हार्मोन का मुख्य कार्यस्थल है वो है यकृत की कोशिकाएं। मुख्य कार्यस्थल क्या है? इसका मुख्य कार्यस्थल है यकृत की कोशिकाएं। ये यकृत जो था, यकृत वो जगह थी जहां पे ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संग्रहित था। जहां ग्लाइकोजन के रूप में क्या था? भोजन संग्रहित था। हाँ कि ना? तो ये हार्मोन क्या काम करता है? ये हार्मोन यकृत की कोशिकाओं पे जाता है और वहां पे प्रेजेंट जो ग्लाइकोजन होता है उस ग्लाइकोजन को तोड़ता है। किसमें? ग्लूकोज में। मतलब ये ग्लाइकोजन को तोड़ के किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का। जब ये ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा तो वो ग्लूकोज जो था वो लगातार रक्त में आता रहेगा। तो बताओ रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ जी बोलो।
भाई ग्लाइकोजन से टूट के ग्लूकोज बना तो रक्त में ग्लूकोज का लेवल लगातार बढ़ता रहा। तो मतलब ये हार्मोन ऐसा हार्मोन था जो रक्त में शर्करा या ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने का कार्य कर रहा था। कौन सी कोशिकाओं पे कार्य करके? यकृत की कोशिकाओं पे कार्य करके। तो एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है कि ग्लूकागोन मुख्यतः यकृत कोशिकाओं पे कार्य करता है। क्या कार्य करता है? मुख्यतः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। हाँ कि ना? इसीलिए एनसीईआरटी ने अगली लाइन लिखी, जो सामान्य रक्त शर्करा स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। कैसे निभाएगा ये मैं थोड़ी सी देर में बताऊंगा। हाँ कि ना? लेकिन हमने बोला इसका काम था रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाना, इसलिए इसको बोल दिया हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन क्यों? क्योंकि ये क्या काम कर रहा है? ये अपने पास ब्लड में ग्लूकोज स्तर को बढ़ा रहा है। हां कि ना? हां कि ना? अब एक बहुत बेहतरीन सवाल पूछा जाता है, सर हमने तो कई सारे हार्मोन पढ़े जो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो क्या वो सारे के सारे हार्मोन हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है? यस, वो सारे के सारे हार्मोन हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाते हैं। अब सवाल था कि वो कौन कौन से हार्मोन हैं? बेटा उन सारे हार्मोन्स को हम एक ही जगह लिख लेते हैं। देखिए मैं उनका एग्जांपल्स आप लोगों के सामने लेके चलता हूं जो कि मेरे पास हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। सबसे पहले शुरुआत करता हूं इस ग्लूकागोन से। पहला मेरे पास हुआ ग्लूकागोन, दूसरा मेरे पास हुआ ग्रोथ हार्मोन जिसको मैंने बोला था वृद्धि हार्मोन। चले, तीसरा मेरे पास हुआ कोर्टिसोल जो एक प्रकार का ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है। तीसरा मेरे पास हुआ एड्रेनालिन हार्मोन। चौथा मेरे पास हुआ थायरोक्सिन हार्मोन। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे हार्मोन जो है ये किसके एग्जाम्पल हो गए? ये एग्जाम्पल हो गए हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन के जो रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं। हां कि ना? अब सवाल था कि सर ग्लूकागोन जो था वो रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने का काम कर रहा था। अब वो तरीके बताइए जिसके द्वारा ये रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा था। बहुत ध्यान से देखिए, मैं वो तरीके बताता हूं, सुनिएगा। तो इस हार्मोन के मेन कार्य क्या था? रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना। देखिएगा ये क्या काम करता है? मैंने बोला ये करता है ग्लाइकोजन का अपघटन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मैंने बताया था कि यकृत कोशिकाओं में जाता है और यकृत कोशिकाओं में जाके वहां उपस्थित ग्लाइकोजन जो था उस ग्लाइकोजन को तोड़ देता है बेटा किसमें? ग्लूकोज में। जब ग्लाइकोजन से टूट के ग्लूकोज बनेगा तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। हां कि ना? रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा ही काम करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। बेटा मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है? ग्लाइकोजन के टूटने से। अगर किसी और चीज से ग्लूकोज बने, जैसे अगर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है फैटी एसिड से, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है अमाइनो एसिड से, अगर फैटी एसिड अमाइनो एसिड वगैरह से ग्लूकोज का निर्माण हो तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और जब भी किसी नई चीज से ग्लूकोज का निर्माण होगा तो बताओ मेरे से, ब्लड में ग्लूकोज बन के लगातार गिरता रहेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता रहेगा? इंक्रीज। तीसरा इन्होंने क्या काम कर दिया? अब ये ग्लूकोज बना तो रहा है खूब सारा, लेकिन अगर ग्लूकोज को कोशिकाएं खर्च करती रहेगी, कोशिकाएं काम लेती रहेगी, तो क्या ग्लूकोज का लेवल बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो इसने दो काम किए। क्या काम किया? अपने लेवल से यहां से तो ग्लूकोज बनाया, दूसरा कोशिकाओं पे रोक लगा दी। क्या? कि तुम ग्लूकोज को खर्च नहीं करोगी, तुम ग्लूकोज को खर्च नहीं करोगी। वो बोला नहीं, हमारे पास ग्लूकोज आएगा तो हम खर्च करेंगे। तो बोला मैं कुछ ऐसी व्यवस्था कर देता हूं कि तुम्हारे अंदर ग्लूकोज आएगा ही नहीं।
जब तुम्हारे पास ग्लूकोज आएगा ही नहीं तो तुम ग्लूकोज खर्च भी नहीं करोगी। तो ये हार्मोन क्या काम करता है, ये कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज को प्रवेश होने से ही रोक देता है। कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज को प्रवेश होने से रोक दिया। जब बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आप GLUT4 प्रोटीन पढ़ोगे, तो ये हार्मोन जो होता है, ये GLUT4 प्रोटीन जो थी उसकी एक्टिविटी को संदमित कर देता है, जिससे कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज नहीं जाता। तो मैंने बोला कि कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज के जाने को या कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज ग्रहण किए जाने को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। जब कोशिकाओं में ग्लूकोज कम गया तो कोशिकाओं ने ग्लूकोज का उपयोग भी क्या किया बेटा, कम। जब कोशिकाओं ने ग्लूकोज का उपयोग भी किया कम, तो कहने का मतलब बन तो ग्लूकोज खूब सारा रहा है लेकिन खर्च कम हो रहा है। तो इस वजह से भी रक्त में ग्लूकोज जो था उस ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये 3 ऐसी वजह थी जिनके कारण, जिन तीनों के कारण ब्लड जो था उस ब्लड में ग्लूकोज स्तर जो था वो ग्लूकोज का स्तर क्या हो गया, बढ़ गया। और रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने को ही अपन बोलते हैं क्या बेटा, इसी को तो हम कहते हैं क्या, कॉल्ड एज हाइपर ग्लाइसीमिया। इसी को तो हम बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। तो कहने का मतलब ग्लूकागोन हार्मोन इन 3 तरीकों से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया करता है। चलो भैया, हम आगे, यहां तक की बात क्लियर है तो नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, आगे चलूं, देखे तो बेटा अगला हार्मोन जो अपने पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसको हमने कहा इंसुलिन हार्मोन। मैंने आपको बताया कि इंसुलिन हार्मोन में टोटल मिला के 51 अमाइनो एसिड्स है। कितने अमाइनो एसिड से बनता है, 51। जब ये अमाइनो एसिड से बना इसलिए यहां पे लिख रखा है ये एक प्रोटीन हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, प्रोटीन। अगर ये प्रोटीन हार्मोन है तो प्रोटीन हार्मोन जल में क्या होते हैं, घुलनशील, और जो हार्मोन जल में घुलनशील होगा उसका रिसेप्टर लक्ष्य कोशिका झिल्ली पर पाया जाएगा, हाँ कि ना। तो अब सवाल था कि इस इंसुलिन हार्मोन की लक्ष्य कोशिका कौन सी है। जैसे ग्लूकागोन की लक्ष्य कोशिका यकृत कोशिका थी, तो इस इंसुलिन की लक्ष्य कोशिका कौन सी है। इसकी लक्ष्य कोशिका, इंसुलिन मुख्यतः 2 जगह पे कार्य करते हैं। एक तो करता है हिपेटोसाइट। ये हिपेटोसाइट यकृत कोशिका का ही नाम है। किसका नाम है बेटा, यकृत कोशिका। यकृत कोशिका को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिपेटोसाइट। एंड दूसरा एडिपोसाइट। एडिपोसाइट जो है मेरे पास, ये अपने पास है वसा कोशिकाएं। वो कोशिकाएं जो वसा का संग्रहण करती है उनको बोलते हैं एडिपोसाइट। तो ध्यान रखना, ग्लूकागोन हार्मोन किस पे कार्य कर रहा था, हिपेटोसाइट, दैट इज यकृत कोशिका पे। जबकि इंसुलिन 2 प्रकार की कोशिकाओं पे कार्य करता है, हिपेटोसाइट पे भी कार्य करता है और वसा कोशिकाओं पर भी कार्य करता है। क्या कार्य करेगा बेटा, ये जो मेरे पास इंसुलिन हार्मोन है, ये इंसुलिन हार्मोन का कार्य बिल्कुल ग्लूकागोन हार्मोन के उल्टा था। ग्लूकागोन हार्मोन के क्या था, उल्टा। ये क्या काम करता है, ये रक्त में उपस्थित ग्लूकोज जो था उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में या वसा में बदलता है। किस में बदलवाता है, ग्लूकोज जो था उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन या वसा में बदलवा के और उनका संग्रहण करवाता है। कैसे, अगर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा तो संग्रहण कहां होगा, यकृत की कोशिकाओं में। अगर ग्लूकोज से वसा बना दिया तो वसा के रूप में संग्रह कहां होगा, वसा कोशिकाओं में। और ध्यान रखना, शरीर में अधिकांश भोजन का संग्रहण वसा के रूप में होता है, वसा कोशिकाओं के अंदर। तो कहने का मतलब इंसुलिन का काम क्या था, शरीर में या शरीर में ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में भोजन का संग्रहण करवाना। क्यों, क्योंकि इसे रक्त में ग्लूकोज का लेवल घटाना था। तो ये हार्मोन जो था ये क्या काम करता है, इसका काम है ब्लड ग्लूकोज जो था, ब्लड ग्लूकोज स्तर जो था उस ब्लड ग्लूकोज स्तर को कम करना। यही इस हार्मोन का काम था। तो जब ये ब्लड ग्लूकोज
ग्लूकोज स्तर को क्या करता है, कम, जबकि ग्लूकागोन का क्या काम था, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना। तो मैं ये कहूं कि इंसुलिन तथा ग्लूकागोन दोनों विरोधी हार्मोन हैं। तो मेरा यही तो कहने का मतलब निकला क्या, कि मेरे पास एंटागोनिस्टिक हार्मोन, या मैं कहूं विरोधी हार्मोन, एंटागोनिस्टिक हार्मोन या विरोधी हार्मोन है। कौन कौन से, पहला ग्लूकागोन एंड दूसरा इंसुलिन हार्मोन। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के विरोधी हार्मोन है। ग्लूकागोन तो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को घटाने का कार्य करता है। इस तरह से ये दोनों के दोनों हार्मोन शरीर में या रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करते हैं, ग्लूकोज के होमियोस्टेसिस समस्थापन के बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हमने कहा कि इंसुलिन का काम क्या बताया, इंसुलिन का काम बताया ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को घटाना। और जब ब्लड में ग्लूकोज का स्तर जो था वो नॉर्मल से हो जाता है कम, तो इसी को बोलते हैं, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, इसी अवस्था को अपन कहते हैं बेटा हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज, कि ग्लूकोज जो है वो है कम। तो कंडीशन को क्या कह दिया हमने, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोल दिया इसको, हाइपोग्लाइसीमिया। तो कहने का मतलब कि इंसुलिन ऐसा हार्मोन था जो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए उत्तरदायी था, इसीलिए इसको बोल दिया हमने हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया बेटा, इसीलिए हमने इसको बोल दिया हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। अब सवाल था कि सर इंसुलिन हार्मोन जो था वो मुख्य काम हुआ रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करना, हाँ कि ना। ये कम करने का तरीका क्या था, बिल्कुल मैंने कहा कि ये किसका विरोधी था, ग्लूकागोन का। जो ग्लूकागोन काम कर रहा था बिल्कुल उसका उल्टा काम करेगा, तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, हाँ कि ना। कैसे, हमने बोला ग्लूकागोन क्या काम कर रहा था, ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम कर रहा था। ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन का निर्माण, और ग्लाइकोजन बनाने को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया और उस ग्लाइकोजन को कहां संग्रहित कर दिया, हिपेटोसाइट में। चले भैया, दूसरा अपने पास ग्लूकागोन क्या काम कर रहा था, ग्लूकागोन करवा रहा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा था, लेकिन ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या कर रहा है, रोक रहा है। इसने ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या कर दिया, कम। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस कम हुआ तो शरीर में कम ग्लूकोज का निर्माण हुआ, कम ग्लूकोज का निर्माण हुआ तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या हो गया, कम। तीसरी बात, ग्लूकागोन क्या काम कर रहा था, कोशिकाओं में ग्लूकोज के प्रवेश को रोक रहा था, ताकि कोशिकाएं कम से कम ग्लूकोज का उपयोग करें। जब कोशिकाएं उपयोग कम कर रही थी तो रक्त में से कम ग्लूकोज निकल के कोशिकाओं में जा रहा था। जब कम खर्च हो रहा था तो रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा था। अगर हम ऐसा कर दें कि कोशिकाएं ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का उपयोग करें, मतलब रक्त से बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर जाएगा, तो कोशिकाएं यूज भी ज्यादा लेगी, हाँ कि ना। तो ये हार्मोन यही काम करता है। ये क्या काम करता है, ये कोशिकाओं में ग्लूकोज के अभिग्रहण को, मतलब प्रवेश को तथा उपयोग को बढ़ाता है। उसको क्या करता है, बढ़ाता है। जबकि ग्लूकागोन क्या काम कर रहा था, उसको घटा रहा था। तो इन तीनों की तीनों वजह से हमने कहा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो था इन तीनों की तीनों वजह से ब्लड का ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है, वो हो जाता है बेटा कम। वो क्या हो जाता है, सामान्य से जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज था वो बढ़ा हुआ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कम। जो ही वो सामान्य से कम होगा तुरंत के तुरंत इंसुलिन का स्रावण बंद। किसका स्रावण शुरू हो जाएगा, ग्लूकागोन का। इसीलिए हमने कहा कि ये दोनों के दोनों हार्मोन एक दूसरे के विरोधी हार्मोन है, एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं और विरुद्ध कार्य करके शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने का काम करते हैं। चले, मेरी बात क्लियर है, नोट कीजिए इस पूरे पोर्शन को। हाँ जी, हो गया। चलिए अपना आगे देखिए। तो
अब बच्चे अपन एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में दोनों हार्मोन के काम को कंपैरेटिवली पढ़ लेते हैं। करे बात? देखिएगा, सबसे है पहले ब्लड ग्लूकोज का लेवल। मैंने बताया था ग्लूकागोन क्या काम करता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने का काम करता है, जबकि इंसुलिन जो था वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या करता है? घटाने का काम करता है। पहली बात क्लियर है। चलो दूसरा कार्य, सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेकिंग, मतलब कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज अपटेकिंग का मतलब ग्रहण करने की क्षमता। मैंने कहा था कि ग्लूकागोन जो था, अगर उसको रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है तो कोशिकाओं में ग्लूकोज का खर्चा क्या करना पड़ेगा? कम। तो कोशिकाओं में ग्लूकोज ग्रहण करने की क्षमता को क्या करेगा? कम। इसीलिए लिखा है ग्लूकोज ग्रहण को क्या करता है? घटाता है। जब ग्लूकोज ग्रहण को घटाया तो ग्लूकोज का उपयोग भी कोशिकाओं में क्या हुआ? कम। जबकि इंसुलिन रक्त में से कोशिकाओं में ग्लूकोज जाने को बढ़ाता है, मतलब कोशिकाओं का रक्त से ग्लूकोज ग्रहण करने की क्षमताओं को बढ़ाता है। जब बढ़ेगा तो कोशिकाएं कार्य भी क्या करेगी? ज्यादा। मैंने कहा इसका काम है बढ़ाना। तीसरा ये कह रहा है ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा ग्लूकोज का निर्माण। जब ग्लूकोज का शरीर में निर्माण होगा तो बताओ रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ कि ना? तो ग्लूकोज का निर्माण कौन करवाएगा? जिसको ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना है, तो बढ़ाने का काम कौन करेगा? ग्लूकागोन। इसीलिए मैंने लिखा ये ग्लूकोज के निर्माण को शरीर में क्या करता है? बढ़ाता है। जबकि इंसुलिन क्या कहेगा? भैया मुझे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना नहीं है, मुझे तो उसको नॉर्मल बनाए रखना है, मतलब उसको घटाना है। तो वो ग्लूकोज के निर्माण को रोकने का काम करेगा। इसलिए हमने कहा ये ग्लूकोज का निर्माण क्या कर रहा है? घटाने का काम कर रहा है। चलो भैया आगे नेक्स्ट। दूसरा है ग्लाइकोजीनोलाइसिस। मैंने अभी बताया ग्लाइकोजीनोलाइसिस। इस ग्लाइकोजीनोलाइसिस का बेटा अपने पास मतलब है, वो मतलब है कि जो ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को तोड़ के किसका निर्माण करना? ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन को तोड़ के किसका निर्माण करना? ग्लूकोज का। मतलब किसी भी तरीके से ग्लाइकोजन से किसका निर्माण कर रहे हैं? ग्लूकोज का। अरे जब भी ग्लूकोज का निर्माण होगा रक्त में ग्लूकोज का, जब भी ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज का निर्माण करेंगे तो हमने कहा क्या होगा? क्या होगा? रक्त में ग्लूकोज जो था उस ग्लूकोज का स्तर क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। देखिए यहां पे ग्लाइकोजेनेसिस जब भी हो रहा था तो क्या हो रहा था? ग्लाइकोजन का निर्माण। तो क्या हो रहा था? ग्लाइकोजन का निर्माण। जबकि यहां पे अपन बात करें तो जब ग्लूकोज बनेगा ग्लाइकोजन से तो रक्त में ग्लूकोज का निर्माण, रक्त में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि ग्लूकोज बन रहा है। तो मैंने कहा कि ग्लाइकोजीनोलाइसिस को ये क्या काम करेगा? ये तो करेगा इंक्रीज, और ये क्या करेगा बेटा? डिक्रीज। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, किसी नई चीज से ग्लूकोज का निर्माण। यहां पे भी क्या बन रहा है? यहां पे भी ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज का हो रहा है बेटा निर्माण। और जब भी ग्लूकोज का निर्माण होगा रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या होगा? इंक्रीज। और इंक्रीज कौन करवाएगा? ग्लूकागोन। डिक्रीज कौन करवाएगा? इंसुलिन। चलो भैया, मतलब वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकने का काम करेगा। अभी मैंने बताया। नेक्स्ट अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में आप देखिएगा अपने पास यहां है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। बेटा ध्यान रखना, ये था ग्लूको मतलब ग्लूकोज, कि किसी नई चीज से ग्लूकोज का निर्माण। यहां पे ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब किसी नई चीज से ग्लाइकोजन का निर्माण। नई चीज क्या? नई चीज क्या? जैसे मसल्स में जब कोरी कोरी साइकिल चलता है तो लैक्टिक एसिड से निर्माण होता है। किसका? ग्लाइकोजन का। और सामान्यतः ग्लाइकोजन किससे बनता है? ग्लूकोज से। तो जब लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन बने तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और जब भी ग्लाइकोजन का निर्माण होगा तो इसका मतलब सीधा हुआ
कि ये क्या काम कर रहा है, किसी भी तरीके से ग्लूकोज बनने नहीं दे रहा, और ग्लाइकोजन के निर्माण को प्रेरित करना काम किसका, इंसुलिन का। इसलिए बोला कि इंसुलिन तो इसको बढ़ाएगा, लेकिन ग्लूकागोन उसके विरुद्ध कार्य करके इसको घटाने का काम करेगा। चले, दूसरा है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब सीधा हुआ ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण, और ग्लाइकोजन का निर्माण कौन करवाता है, इंसुलिन। तो इंसुलिन तो इसको बढ़ाएगा और ग्लूकागोन इसको घटाएगा। अंतिम है मेरे पास लाइपोजेनेसिस। बेटा लाइपोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस जो बोलते हैं वो बोलते हैं वसा निर्माण को, वसा निर्माण को। ध्यान रखना, ग्लूकागोन का काम केवल तोड़ना है, निर्माण करना नहीं है। ग्लाइकोजन को भी तोड़ेगा, वसा को भी तोड़ेगा, प्रोटीन को भी तोड़ेगा, निर्माण करना उसका काम नहीं है। ये सब चीजों को तोड़ता है, तोड़ने की वजह से इसको हम बोलते हैं कैटाबोलिक हार्मोन। जबकि इंसुलिन सब छोटी छोटी चीजों से मिला के कॉम्प्लेक्स चीज का निर्माण करवाएगा, मतलब ग्लाइकोजन भी बनवाएगा, वसा भी बनवाएगा, प्रोटीन भी बनवाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा एनाबोलिक हार्मोन, इसको बोलते हैं एनाबोलिक हार्मोन। तो यहां लिपोजेनेसिस, वसा का क्या हो रहा है, निर्माण। तो मतलब निर्माण कौन बढ़ाएगा, इंसुलिन। घटाएगा कौन, ग्लूकागोन। घटाएगा कौन, ग्लूकागोन। चले भैया, मेरी यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। मैंने दोनों हार्मोन्स के कार्य को आपके सामने एक टेबल की फॉर्म में रख दिया है। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलो भाई, नोट हुआ। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं अपन मधुमेह रोग, जिसको आप बोलते हो डायबिटीज मेलाइटस। बेटा पहले एक बीमारी के बारे में पढ़ा था, डायबिटीज इंसिपिडस। हमने कहा था कि डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो एडीएच हार्मोन के कम स्रावण से होता है, जिसकी वजह से डीसीटी में जल तथा लवणों का अवशोषण हो जाता है कम, और मूत्र का आयतन बढ़ जाता है, शरीर में निर्जलीकरण की अवस्था आ जाती है। उसी को बोला था डायबिटीज इंसिपिडस। लेकिन हम यहां क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, जिसको सामान्यतः अपन शुगर रोग कहते हैं। अब ये शुगर वाला रोग किसकी वजह से होगा, शुगर वाले रोग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो क्या आएगी कि ब्लड ग्लूकोज स्तर जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब हाइपर ग्लाइसीमिया वाली अवस्था आ जाएगी। और जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि सामान्यतः व्यक्ति के मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित नहीं होता। क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन में उस ग्लूकोज का पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में ग्लूकोज का स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है और मूत्र के साथ ग्लूकोज भी शरीर से बाहर निष्कासित होने लगता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है बेटा इंसुलिन हार्मोन की कमी। इंसुलिन हार्मोन की कमी। किसकी कमी? इंसुलिन हार्मोन की कमी। तो जब भी बोले कि डायबिटीज मेलाइटस किसकी वजह से? इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से। और जब भी कहे डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से, तो आप कहोगे कि डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो एडीएच हार्मोन की कमी से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का कम स्रावण हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? मधुमेह रोग हुआ। अब सवाल था कि सर मान लीजिए किसी व्यक्ति में इंसुलिन की कमी है, उसे मधुमेह रोग हो गया, तो क्या हम व्यक्ति को इंसुलिन थेरेपी दें तो क्या उस मधुमेह को सही किया जा सकता है? बेटा एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है कि मधुमेह के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। यस, इंसुलिन की कमी थी, कमी की पूर्ति कर दी तो उपचार होने के चांस है। वो इस बात पे निर्भर करेगा कि उसमें कौन से प्रकार का इंसुलिन है। चले, लेकिन उपचार किया जा सकता है। चले, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब सवाल था कि सर हमें ये बताइए कि इस डायबिटीज मेलाइटस जो बीमारी थी इसके लक्षण क्या है? बेटा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण मैंने कहा कि उसमें रक्त में ग्लूकोज का क्या होता है? स्तर बहुत
ज्यादा, तो सबसे पहली लाइन, लंबी अवधि तक रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या रहा, बहुत ज्यादा, और रक्त में ग्लूकोज का स्तर नॉर्मल से बहुत ज्यादा था, इसीलिए उसको क्या बोल दिया, हाइपरग्लाइसीमिया। अब ये बहुत ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया था, इसी वजह से ये ग्लूकोज जो था, ये ग्लूकोज यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर भी निष्कासित होगा, मतलब शरीर से ग्लूकोज की क्या होगी, हानि। तो मैंने बोला हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ही क्या हुआ कि मूत्र के साथ शर्करा का हुआ हानि हुई, और मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, शर्करा की उपस्थिति को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। तो कहने का मतलब कि इस डायबिटीज मेलाइटस के दो मुख्य सिम्टम मिले, क्या कि व्यक्ति में ग्लूकोज का स्तर क्या होना चाहिए, ज्यादा, एंड दूसरा उसमें होना चाहिए ग्लाइकोसूरिया, उसके मूत्र में भी ग्लूकोज क्या होना चाहिए, उपस्थित। हमने एक चीज नोट और की, क्या कि वो व्यक्ति जो होता है, उस व्यक्ति के शरीर में हानिकारक कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हानिकारक कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। तो उसके शरीर में हानिकारक क्या होता है, कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है, और ये कीटोन बॉडी जो होती है, ये भी मूत्र में उपस्थित होती है। तो मैंने बोला इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि कीटोन बॉडीज जो है भी मूत्र में उपस्थित होती है। जब कीटोन बॉडी मूत्र में उपस्थित होती है तो इसके लिए टर्म यूज होती है बेटा कीटोनूरिया, उसके लिए टर्म यूज होती है कीटोनूरिया। तो ध्यान रखना, जब भी बोले कि डायबिटीज मेलाइटस के महत्वपूर्ण लक्षण, तो ये तीन महत्वपूर्ण लक्षण पक्का याद रखने हैं। हाइपरग्लाइसीमिया बहुत लंबे टाइम के लिए, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया का मतलब मूत्र के साथ किसकी हानि, ग्लूकोज की, मूत्र में क्या उपस्थित, ग्लूकोज उपस्थित। और तीसरा कीटोनूरिया, कीटोनूरिया का मतलब कि शरीर में अत्यधिक कीटोन बॉडीज का निर्माण हुआ, और वो कीटोन बॉडीज भी किसके साथ बाहर निकली, मूत्र के साथ, मतलब मूत्र में किसकी उपस्थिति, कीटोन बॉडीज की उपस्थिति। ये तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है जो किसमें होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस में, और ये तीनों ही एनसीईआरटी में गिवन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चले यहां तक की बात आप नोट कीजिए। चले अब हम अगली अंतःस्रावी ग्रंथि पे चलते हैं। बेटा अगली अंतःस्रावी ग्रंथि जो अपने पास है, वो अपने पास है वृषण। अगली अंतःस्रावी ग्रंथि अपने पास, वो अगली अंतःस्रावी ग्रंथि अपने पास है, वो है अपने पास वृषण। चले बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अपने पास तीन अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसमें वृषण, अग्नाशय तथा ओवरी, ये मेरे पास अपने पास बात करें तो एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, जिसका कुछ भाग जो है वो तो है अंतःस्रावी भाग, और कुछ भाग है वो है बहिःस्रावी भाग। चले अब वृषण जो है ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। किसका, मेल का, नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है। अब इसको प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों बोला बेटा, प्राथमिक लैंगिक अंग उस अंग को बोला जाता है जो युग्मकों के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, या मैं कहूं वो अंग जिसके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। अब मेल में जो शुक्राणु है, उन शुक्राणुओं का निर्माण किसके अंदर होता है, वृषण में, इसलिए ये मेल का प्राथमिक लैंगिक अंग है। अब मेल में ये जो होते हैं वृषण, ये एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर होते हैं, वृषण कोश के अंदर। कितने होते हैं, एक जोड़ी। मेल में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। हाँ कि ना, मैंने बताया कि ये वृषण है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है, मतलब ये अंतःस्रावी का भी काम करती है तथा बहिःस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है। हम यहां पे बात करेंगे, वो बात करेंगे कि ये जो वृषण है इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, मतलब इसके अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये कैसे कार्य कर रही है और कौन कौन से हार्मोन स्रावित कर रही है। चले अब हमने एक व्यक्ति का
जो वृषण जो था उस वृषण का सेक्शन लिया और उस सेक्शन का अध्ययन किया। इस बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे 12th वाले में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। मैं यहां पे केवल एक छोटा सा ओवरव्यू, एक समरी की फॉर्म में बात करके जा रहा हूं। अगर बेटा वृषण का सेक्शन ले तो हमने देखा कि वृषण के अंदर दो भाग थे। एक तो था शुक्रजनक नलिका जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एंड दूसरा था भरण ऊतक स्ट्रोमल टिश्यू या इंटरस्टिशियल टिश्यू। ये दो चीजें पाई जाती है किसके अंदर? वृषण के अंदर। अब ये जो उसका भरण ऊतक वाला भाग है, मतलब इस शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिनको अपन बोलते हैं बेटा लेडिंग सेल्स। मैंने याद करो, मैंने इन लेडिंग सेल्स के बारे में या अंतराली कोशिकाओं के बारे में बात की थी आपसे जब मैंने एलएच हार्मोन के बारे में बात की थी। तब मैंने कहा था कि ये लेडिंग सेल्स जो होती है इनके पास एलएच हार्मोन आता है और उस एलएच हार्मोन की प्रेजेंस में ये सिक्रीट करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन से हार्मोन का स्रावन करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है। इसीलिए हमने कहा कि नर में वृषण ही वो जगह थी जिसके अंदर लेडी कोशिकाएं उपस्थित थी, और ये जो है ये कोशिकाएं अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है? स्रावन। इसीलिए एनसीईआरटी लिखा कि एंड्रोजन या नर हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन, नर हार्मोन का प्रमुख हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। इसका स्रावन कौन सी कोशिकाएं करती है? लेडी कोशिकाएं करती है। अब सवाल यह था कि नर में जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित हुआ, इस हार्मोन के क्या कार्य हैं? पहला तो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी जो होता है वो कौन सा हार्मोन होता है? वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, वो टेस्टोस्टेरोन है। तथा नर में नरजन्नांगों के विकास के लिए भी कौन उत्तरदायी है? टेस्टोस्टेरोन। कैसे? एनसीईआरटी ने लिखी कि नर में नरजन्नांग में बात करके चले तो एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेटिक ग्रंथि, मूत्रमार्ग यूरिथ्रा, इन सब के परिवर्धन के लिए, इनके परिपक्वन के लिए, इनकी क्रियाओं का नियमन कौन करता है? एंड्रोजन हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। चले भैया, अब नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे शरीर पे अत्यधिक बालों का होना, आवाज का भारी होना, त्वचा जो थी उस त्वचा का मोटा होना, ज्यादा महिलाओं के कंपैरिजन में ज्यादा थिक होना, ज्यादा हार्ड होना। मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट, चेहरे पे दाढ़ी मूंछों का पाया जाना, पेशियों का, मसल्स का ज्यादा मजबूत होना, ये सारे के सारे कार्य भी कौन नियंत्रित करता है? एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन करता है। इसके अलावा इस टेस्टोस्टेरोन के और भी दूसरे कार्य, जैसे ये जो मेरे पास शुक्र नलिका जो थी जिसको मैंने कहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो इस पर मदर सेल है, इस पर मेटोगोनिया सेल है, उनमें शुक्राणुओं का निर्माण करवाने के लिए भी उत्तरदायी कौन है? एंड्रोजन। इसलिए मैंने कहा कि यह शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करने का भी क्या काम करता है? चले, उनको प्रेरित करने का भी काम करता है कौन? एंड्रोजन हार्मोन। चलो भैया मैं आगे। इसके अलावा भी कार्य, क्या कार्य? इसके अलावा ये एंड्रोजन जो होता है, ये एंड्रोजन ही हमारे लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। मतलब नर का मादा के प्रति आकर्षण, या मैं कहूं हमें लिबिडो मतलब मैथुन करने की इच्छा जागृत करना, वो भी काम किसका है? एंड्रोजन का। ये एंड्रोजन हार्मोन जो होता है ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास जाके लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है, प्रभावित करता है, मैथुन करने की इच्छा विकसित करने का काम करता है, नर का मादा के प्रति आकर्षण जो होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। चले नेक्स्ट, मैंने ये बात आपको बताई थी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो था, ये हार्मोन लाल अस्थि मज्जा में जाके वहां पे आरबीसी के निर्माण को भी प्रेरित करने का काम करता है। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी निर्माण को भी प्रेरित कौन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन करवाता है। इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण काम, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये
प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट उपापचय को प्रभावित करता है। मतलब ये प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का क्या करवाता है बेटा, निर्माण करवाने का काम करता है। इन दोनों का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। और निर्माण करवाता है, और निर्माण करवाने को ही क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म। क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म। तो कहने का मतलब कि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का ये निर्माण करवाता है, मतलब उनके लिए कैसा इफेक्ट शो किया बेटा, उनके लिए एनाबोलिक इफेक्ट शो करता है। कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन। चले भैया, अब बात करते हैं महिलाओं में। यहां तक की बात क्लियर है, नोट हो गया होगा। चले नोट करो, कर लिया। देखिए अगला हार्मोन अपने पास बात कर रहे हैं, अगली ग्रंथि, वो ग्रंथि अंडाशय। बेटा ये अंडाशय जो होता है ये भी एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। और इस अंडाशय को प्राथमिक लैंगिक बोला जाता है। किसका, फीमेल का। क्यों, क्योंकि फीमेल में फीमेल गैमिट अंडे का निर्माण किसके अंदर होता है, अंडाशय के अंदर। लेकिन खास बात क्या थी, खास बात यह थी कि हमने बताया था कि नर में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है, वृषण। और वृषण जो होता है वो उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, वृषण कोष में। हाँ कि ना। लेकिन ये अंडाशय जो होता है, ये अंडाशय भी वृषण की तरह होता तो एक जोड़ी ही है, लेकिन ये उदर गुहा के अंदर, उदर गुहा में स्थित होता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने लाइन लिखी कि ये कहां स्थित होता है, ये अंडाशय उदर गुहा के अंदर स्थित होता है। चले, अब अंडाशय को मैंने बोला प्राथमिक लैंगिक अंग मादा होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे मादा युग्मक अंडे का निर्माण होता है। बच्चे आपको पता है कि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, मासिक चक्र आते हैं। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान एक अंडे का निर्माण होता है। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान कितने अंडे का निर्माण होता है, एक अंडे का निर्माण होता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है कि अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है। प्राथमिक अंग क्यों बोला, क्योंकि वो अंग जिसमें गैमिट युग्मकों का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग, जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करता है। प्रत्येक मासिक चक्र में कितने अंडे का उत्पादन होता है, एक। मतलब अगर इस वाले मासिक चक्र में इस राइट वाले अंडाशय से अंडा विकसित हुआ तो दूसरे अगले महीने जो मासिक चक्र होगा उसमें अंडा कहां पे बनेगा, वो बनेगा अपने पास लेफ्ट वाले में। मतलब लेफ्ट वाला तथा राइट वाला अंडाशय जो होता है वो मासिक चक्र के दौरान अंडों का उत्पादन एकांतरित क्रम में करता है, एक के बाद एक करता है। हाँ कि ना। अब सवाल था सर, जैसे आपने जब वृषण को काटा था तो उसके दो भाग बताए थे। पहला भाग बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड दूसरा भाग बताया था अपने भरण ऊतक। इसी तरह अंडाशय जो होता है उसके भी दो भाग है। पहला होता है अंडपुटक जिसको अपन बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल, एंड दूसरा भाग होता है भरण ऊतक जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमल पार्ट या स्ट्रोमा भाग। तो इसके भी दो भाग हैं, अंडपुटक ओवेरियन फॉलिकल एंड दूसरा स्ट्रोमा वाला भाग। ये ओवेरियन फॉलिकल जो होती है ये ही विकसित करके किसका उत्पादन करती है, अंडे का उत्पादन करती है। चले, हाँ कि ना। अब ये जो मेरे पास अंडाशय जो होता है, इस अंडाशय से मुख्यतः दो प्रकार के स्टीरॉयड हार्मोन निकलते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन जो था नर का वो भी एक स्टीरॉयड हार्मोन था, और यहां पे भी दो प्रकार के स्टीरॉयड हार्मोन निकलेंगे। एक निकलेगा एस्ट्रोजन तथा दूसरा निकलेगा प्रोजेस्टेरोन। और ध्यान रखना स्टीरॉयड हार्मोन जो थे वो जल में अघुलनशील थे, वसा में घुलनशील थे, और जो हार्मोन वसा में घुलनशील होगा उसका रिसेप्टर जो था वो लक्ष्य कोशिका के अंदर होगा, जिसको बोलेंगे अंतराकोशिकीय रिसेप्टर। और अधिकांशतः अंतराकोशिकीय रिसेप्टर जो होते हैं वो लक्ष्य कोशिका के केंद्रक में स्थित होते हैं। कहां स्थित होते हैं बेटा, केंद्रक में स्थित होते हैं। हाँ कि ना। इतनी सी बात नोट कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। किया, चले। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्य में। बेटा एस्ट्रोजन जो होता है, दो हार्मोन थे, एक था एस्ट्रोजन दूसरा था प्रोजेस्टेरोन। ध्यान रखना ये एस्ट्रोजन हार्मोन ही मादाओं का मुख्य हार्मोन है।
महिलाओं का मुख्य हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। क्यों? क्योंकि महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को, जननांगों की विकसित होने को, उन सब को कौन नियंत्रित करने का काम करता है? एस्ट्रोजन। इसीलिए मादाओं का मुख्य हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, है ना। अब सवाल था कि इस एस्ट्रोजन का स्त्रावण कौन करता है? बेटा मैंने यहां पे आपको बताया कि ये जो अंडपुटक है यही किसका निर्माण करते हैं? अंडे का। तो जब अंडपुटक से अंडे का निर्माण होता है, मतलब इस अंडपुटक का जब होता है परिवर्धन, तो परिवर्धन के दौरान ही ये अंडपुटक किसका स्त्रावण करते हैं? एस्ट्रोजन का। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा कि एस्ट्रोजन का संश्लेषण एवं स्त्रावण प्रमुख रूप से परिवर्धित हो रहे अंडाशय पुटकों द्वारा होता है। कौन करते हैं? परिवर्धनशील अंडाशय पुटक ही किसका स्त्रावण करते हैं? एस्ट्रोजन का। हाँ कि ना? चले, अब सवाल था कि इस एस्ट्रोजन के कार्य क्या है। देखिए, सबसे पहला कार्य, एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के प्रकट करवाने के लिए उत्तरदायी है। मैंने पहले बताया कि महिलाओं का मुख्य हार्मोन क्यों बोला? क्योंकि महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जैसे महिलाओं की आवाज का पतला होना, शरीर पर कम बालों का होना, पेशियों का नर की तुलना में कम मजबूत होना, त्वचा का बहुत मुलायम होना, ये सारे के सारे लक्षण है। ये क्या है? महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। चले भैया, दूसरा काम क्या था? दूसरा काम था इस हार्मोन का अंडाशय पुटिकाओं का परिवर्धन करवाना। उसके अलावा क्या काम था? अंडाशय पुटिकाओं का परिवर्धन करवाना। वो भी किसका काम? वो भी एस्ट्रोजन का काम। इसके अलावा ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो था ये लैंगिक व्यवहार का नियमन करता है। जैसे हमने कहा था, नर में टेस्टोस्टेरोन जो था वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जा रहा था और जाके लैंगिक व्यवहार जो था उसका नियमन कर रहा था। मतलब वो जाके ही नर में मैथुन की इच्छा जागृत कर रहा था। नर का मादा की तरफ आकर्षण वाला जो पोर्शन था वो सब कौन कर रहा था? टेस्टोस्टेरोन। इसी तरह मादाओं में नर की तरफ आकर्षण का काम एस्ट्रोजन करवाता है। मादाओं में मैथुन इच्छा जागृत करने का काम कौन करवाता है? वो करवाता है एस्ट्रोजन करवाता है। चले भैया, और मादाओं में अंडाशय पुटिकाओं का परिवर्धन भी कौन प्रेरित करता है? एस्ट्रोजन प्रेरित करवा रहा है। चलो मैं आगे, जहां तक की बात क्लियर है, आगे देखिए दूसरा हार्मोन है, ये दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन मादाओं का प्रमुख हार्मोन नहीं है। प्रमुख हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या था? बेटा प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण हो रहा था, वो हो रहा था कार्पस ल्यूटियम से। किससे हो रहा था? कार्पस ल्यूटियम से। मतलब अंडोत्सर्ग के बाद जो ग्राफिन पुटिका का शेष मटेरियल अंडाशय में रह गया था, उसने बना ली एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको बोला कार्पस ल्यूटियम। इन सारी चीजों के बारे में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से बताया जाएगा। और ये कार्पस ल्यूटियम है, यही स्रावित करता है प्रोजेस्टेरोन को। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करने का काम करता है। क्या काम करता है ये गर्भाशय को आरोपण के लिए, कि अगर निषेचन हो गया तो भ्रूण के आरोपण के लिए कौन तैयार करेगा? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करेगा। हाँ कि ना? चले, दूसरा, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये महिलाओं में गर्भ अवस्था को बनाए रखने का भी क्या करेगा? काम करेगा। मतलब अगर गर्भकाल के दौरान किसी महिला में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो गई तो प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से उसमें अबॉर्शन होने के चांसेस रहेंगे। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ये हार्मोन जो था, ये हार्मोन का मुख्य कार्य था, वो था गर्भावस्था को बनाए रखना। गर्भावस्था को बनाए रखना, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेटा प्रेगनेंसी हार्मोन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। उसके अलावा मैंने बताया था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये स्तन ग्रंथियों पे भी, ब्रेस्ट पे भी काम करता है। वहां क्या काम कर रहा था? स्तन ग्रंथियों में कुपिकाओं की वृद्धि करवाने के लिए जिम्मेदार था, और वो कुपिकाएं वो जगह थी जहां पे दुग्ध का निर्माण हो रहा था। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा
कि प्रोजेस्टेरोन दुग्ध ग्रंथियों पर कार्य करके दुग्ध संग्रहण कुपिकाओं की दुग्ध संग्रहण कुपिकाओं के निर्माण और दुग्ध के स्रावण में सहायता करता है। कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। चले भैया अपन आगे। तो प्रोजेस्टेरोन के दो मुख्य कार्य पढ़े। हमने कहा कि ये गर्भावस्था को बनाए रखता है, इसलिए इसको क्या बोला? प्रेगनेंसी हार्मोन। दूसरा हमने बोला कि ये दुग्ध ग्रंथियों की कुपिकाओं को विकसित करने के लिए भी उत्तरदायी है। चलो भैया मैं आगे नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे कुछ दूसरी ग्रंथियों के बारे में जिसको बोला था असमायोजित ग्रंथियां, हम उनके बारे में बात करते हैं। हृदय, वृक्क तथा जठर आंतरिक पथ से कौन कौन से हार्मोन निकले? सबसे पहला हृदय। बेटा हृदय में आलिंद जो था, उस आलिंद की भित्ति से एक हार्मोन निकलता है जिसको अपन बोलते हैं एएनएफ। एएनएफ की फुल फॉर्म है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। और आपको बता दूं ये एएनएफ जो है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन। जब ये पेप्टाइड हार्मोन है तो ये जल में क्या हुआ? घुलनशील। और इसके रिसेप्टर कहां होंगे? लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली पर। लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली पर, हाँ कि ना? अब सवाल था कि इस एएनएफ का कार्य क्या है? बेटा ये अपने पास है इस एएनएफ का कार्य। ये क्या काम करता है? ये रक्त वाहिनी स्फारित करता है। मतलब ये एक कैसा हुआ? ये अपने पास हुआ वैसोडाइलेटर। क्या हुआ? वैसोडाइलेटर, जो रक्त वाहिनियों को चौड़ा कर देता है। रक्त वाहिनियों का व्यास क्या करता है? बढ़ा देता है। मैंने कहा कि ये क्या करता है? ये अपने पास रक्त वाहिनियों का व्यास जो था, वो रक्त वाहिनियों का व्यास क्या करता है? बढ़ाने का काम। और जब भी रक्त वाहिनियों का व्यास बढ़ेगा तो उस अवस्था में ब्लड प्रेशर जो था, बीपी जो था, वो क्या होगा? कम। तो जब भी बोले कि बताओ एएनएफ कहां से निकला, आप कहोगे हृदय में आलिंद की भित्ति से निकला। कैसा था? पेप्टाइड हार्मोन था। फुल फॉर्म क्या थी? एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर थी। क्या काम करता है? रक्त वाहिनियों के व्यास को बढ़ा के और बीपी को घटाने का काम करता है। यही काम है। चले भैया अगला दूसरा ऑर्गन दूसरा मेरे पास है, वो है वृक्क, किडनी। बेटा मैंने पहले ही आपको बताया था कि वृक्क में कुछ स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, जिनको अपन बोलते हैं जेजी सेल्स। ये जेजी सेल्स जो होती है ये एक हार्मोन स्रावित करती है जो कि प्रोटीन नेचर का हार्मोन, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। और ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जाता है, ये जाता है रेड बोन मैरो के पास। किसके पास? रेड बोन मैरो के पास। और रेड बोन मैरो में जाके किसका निर्माण करवाता है? आरबीसी का निर्माण करवाता है, हाँ कि ना? तो जब भी बोले किडनी के हार्मोन तो किडनी की जेजी सेल सिक्रीट करती कौन सा? एरिथ्रोपोइटिन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। वो कहां जाता है? लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण करवाता है? आरबीसी का निर्माण करवाता है। चले भैया नोट कीजिए, इसको कर लिया। आगे चले। अब हम बात करते हैं जठर आंतरीय पथ का हार्मोन। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। जठर आंतरीय पथ जो अपने पास है उसमें मुख्यतः ये 4 हार्मोन निकले। सबसे पहला हार्मोन मेरे पास है फर्स्ट, वो मेरे पास है गैस्ट्रिन हार्मोन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है ये आमाशय की जो जठरीय ग्रंथियां है उनसे HCl तथा पेप्सिनोजन के स्रावण को प्रेरित करवाता है, हाँ कि ना? तो जब भी गैस्ट्रिन निकलेगा आमाशय की जठर ग्रंथियां किसका स्रावण करेगी? HCl तथा पेप्सिनोजन का। चले दूसरा हार्मोन है सिक्रीटिन हार्मोन। आपको बता दूं कि सबसे पहले जो हार्मोन खोजा गया वो भी कौन सा है? सिक्रीटिन। जब भी कहे सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया, आप कहोगे सिक्रीटिन नामक हार्मोन खोजा गया। ये सिक्रीटिन हार्मोन जो होता है ये अग्नाशय के बहिस्रावी भाग से जल तथा बाइकार्बोनेट आयन का स्रावण करवाता है। मतलब बहिस्रावी भाग मतलब एसिनाई से, अग्नाशय के एसिनाई वाली भाग से किसका स्रावण करवाता है? जल तथा बाइकार्बोनेट का स्रावण करवाता है। या मैं कहूं अग्नाशय रस के एंजाइम रहित
भाग का स्रावण करवाता है? कौन? सिक्रेटिन हार्मोन। तीसरा हार्मोन है मेरे पास कोलेसिस्टोकाइनिन, और इसी को हम शॉर्ट में बोल देते हैं सीसीके। सीसीके दो जगह पे कार्य करता है। पहला कार्य करता है अग्नाशय पे और दूसरा करता है पित्ताशय। इन दोनों जगह पे कार्य करता है कौन? सीसीके। क्या काम करेगा बेटा? इस अग्नाशय से ये स्रावित करवाता है अग्नाशय रस का एंजाइमिक भाग। आपने देखा इसने तो उसका एंजाइम रहित जल तथा बाइकार्बोनेट का स्रावण करवाया था। ये अग्नाशय एंजाइम का स्रावण करवाता है कौन? सीसीके। दूसरा, आपको पता है पित्ताशय जो होता है उसमें क्या भरा होता है? पित्तरस। तो इस पित्ताशय से किस चीज का स्रावण करवाएगा? पित्तरस का। कौन? कोलेसिस्टोकाइनिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन दो जगह पे काम करेगा, अग्नाशय पे और पित्ताशय पे। अग्नाशय से अग्नाशय एंजाइम का स्रावण, पित्ताशय से पित्ताशय रस का स्रावण सीसीके करवा रहा है। चले, जठर आंतरिक पथ का अंतिम और चौथा हार्मोन है, उसको बोलते हैं जठर अवरोधी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसको बोलते हैं जीआईपी। नाम से ही पता चल रहा है ये सारे के सारे हार्मोन प्रोटीन नेचर के हार्मोन है। हाँ कि ना? ये हार्मोन क्या काम करता है? ये हार्मोन क्या काम करता है? आमाशय में जठर रस के स्रावण को तथा उसकी गतिशीलता जो थी उन दोनों को अवरुद्ध करता है, इनहिबिट करता है, अवरोधी करता है। मतलब आमाशय में जठर रस के स्रावण को भी तथा आमाशय में जठर रस के स्रावण तथा उसकी गतिशीलता जो थी उन दोनों को रोकने का काम कौन करता है? जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड या जठर अवरोधी हार्मोन। चले भैया, नोट हुआ? अब एनसीईआरटी की अंतिम लाइन के बारे में बात करके चल रहा हूं, वो अंतिम लाइन देखिएगा बेटा। अंतिम लाइन में आता है वृद्धि कारक। बेटा वृद्धि हार्मोन तो तुमने पढ़ा था, हम यहां बात कर रहे हैं वृद्धि कारक। ये वृद्धि कारक जो होते हैं, इन वृद्धि कारकों का स्रावण कुछ ऊतक करते हैं और वो ऊतक अंतःस्रावी नहीं होते। जैसे एनसीईआरटी ने क्या लाइन लिखी है? इन अनेक अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं है, कई हार्मोन का स्रावण करते हैं जिन्हें वृद्धि कारक कहते हैं। हाँ कि ना? और ये वृद्धि कारक क्या काम करते हैं? ये वृद्धि कारक ऊतकों की सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत, पुनर्जनन, रीजनरेशन के लिए आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास है बेटा सोमेटो मेडिन्स। एग्जाम्पल मेरे पास है सोमेटो मेडिन्स। ये सोमेटोमेडिन्स एक हार्मोन है जिसका स्रावण जो है वो स्रावण कौन करता है? लीवर। तो ये किससे स्रावित होता है? लीवर से स्रावित होता है। हाँ कि ना? ये किसके समान कार्य करता है? ये है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये मेरे पास क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। मतलब इंसुलिन हार्मोन के समान वृद्धि कारक है, जिनका कार्य करने का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा ग्रोथ हार्मोन करता है। लेकिन ये किससे स्रावित हुआ? लीवर से। और लीवर एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि। तो ध्यान रखना कि कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं जो इंसुलिन हार्मोन की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन काम किसकी तरह करते हैं? ग्रोथ हार्मोन की तरह। जैसे ऊतकों की सामान्य वृद्धि करवाना, उन ऊतकों की मरम्मत करवाना, उनका रीजनरेशन करवाना। हाँ कि ना? उन्हें क्या बोलते हैं? वृद्धि कारक। यस कि नो? तो यहां तक की चीज आप नोट कीजिए और इस जगह पे जाके हमारा ये चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन होता है कंप्लीट। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर से पिछले कुछ सालों में नीट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। चले, तो मैं वन बाय वन करके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। ये टॉपिक जो था, इस टॉपिक को रिवीजन करने में शायद उनसे हेल्प मिलेगी। अब बहुत ध्यान से देखिए, हम साथ के साथ करते हैं। देखिए,
बच्चे यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, वो अपने पास AIPMT में पूछा गया था 2010 में। देखिए क्या पूछा था। एक हार्मोन, उसके स्रोत तथा कार्य को निम्नलिखित में से किस एक में सही मिलाया गया है। वर्ड दे रखा है, सही मिलान को छाटना है। चलो देखिए पहले में नोरएपिनेफ्रिन। आपको पता है नोरएपिनेफ्रिन जो बोला जाता है वो नोरएड्रेनालिन को बोला जाता है, जो कि एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से निकलता है। तो स्रोत क्या है एड्रिनल का? मेडुला। सही बात है। अब याद करो, हमने एड्रेनालिन ये कहा था कि एड्रेनालिन तथा नोरएड्रेनालिन के कार्य लगभग समान है। कैटेकोलेमिन्स जो था उनके कार्य के बारे में बात की थी। क्या कार्य था? हृदय स्पंदन दर को क्या करता था? बढ़ाता था। श्वसन दर को क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। अलर्टनेस को क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। हाँ, ये तो सारे के सारे काम नोरएड्रेनालिन के ही है। ठीक बात है। आगे देखते हैं ग्लूकागोन। आपको पता है ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं कर रही थी। तो देखिएगा दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं नहीं। ये बात क्या होगी मेरे पास? गलत, क्योंकि ग्लूकागोन का स्रावण कौन करती है? अल्फा कोशिकाएं। तो मुझे आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन प्रोलैक्टिन हार्मोन। आपको पता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावण पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से हो रहा था, और यही तो था जो कि दुग्ध ग्रंथियों में वृद्धि करवा रहा था तथा दुग्ध का संश्लेषण करवाने के लिए उत्तरदायी था। तो देखिए लिखा इसने स्रोत क्या है? पश्च पीयूष ग्रंथि। बात गलत, तो आगे मुझे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चौथा है वैसोप्रेसिन। आपको पता है बेटा, इस वैसोप्रेसिन को ही हम क्या बोलते हैं? एडीएच। ये एडीएच जो था इसका संश्लेषण हो रहा था हाइपोथैलेमस में, लेकिन इसका संग्रहण पश्च पीयूष ग्रंथि में हो रहा था। और ये क्या काम कर रहा था? ये डीसीटी वाले भाग में जल तथा लवणों का अवशोषण करवा रहा था, ताकि मूत्र के द्वारा कम से कम जल की हानि हो। हाँ कि ना? देखो तो ये क्या कर रहा है? पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। सही बात है। ये कह रहा है मूत्र द्वारा जल की हानि को बढ़ाता है। ये कह रहा है बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता नहीं रहता, घटा रहा था। क्यों? क्योंकि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से जल को अवशोषित करके ब्लड में डाल रहा था। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा रहा था तथा मूत्र का वॉल्यूम घटा रहा था। तो ये वाली बात क्या है? गलत। तो सारी बात सही किसमें? फर्स्ट में। इसलिए आंसर क्या चला गया इसका? फर्स्ट। चलो भाई मैं आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हार्मोनों का वह कौन सा जोड़ा है जो उन हार्मोनों का उदाहरण है जो लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली से होकर सरलता से पार जा सकते हैं। जो लक्ष्य कोशिका को क्या कर सकते हैं? कोशिका झिल्ली को पार जा सकते हैं और भीतर एक ग्राही के साथ बंधन बनाते हैं जो अधिकतर केंद्रक के भीतर स्थित है। मतलब ये क्या कह रहा है? हमें वो हार्मोन छांटने हैं जिसका ग्राही, जिसका रिसेप्टर जो होता है वो लक्ष्य कोशिका के अंदर स्थित होता है। हाँ कि ना? तो लक्ष्य कोशिका के अंदर, जिसको बोलते हैं अपन अंतर कोशिकीय ग्राही, और मुख्यतः क्या होता है? केंद्रक में। भैया केंद्रक के भीतर अगर ग्राही हुआ तो वो हार्मोन जो अपने पास होगा वो कैसा हार्मोन होगा? वसा घुलनशील। वो हार्मोन कैसा होगा? वसा में घुलनशील हार्मोन होगा, मतलब स्टीरॉयड हार्मोन होगा। कौन सा हार्मोन होगा? स्टीरॉयड हार्मोन। तो हमें इसमें से स्टीरॉयड हार्मोन छांटना है। देखिए सोमेटोस्टेटिन। आपको पता है सोमेटोस्टेटिन जो है इस हार्मोन का स्रावण हाइपोथैलेमस से हो रहा था तथा अग्नाशय की डेल्टा कोशिकाओं से भी हो रहा था। और ये प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। कैसा है? प्रोटीन नेचर का। ये लीजिए पी लिख दिया। ऑक्सीटोसिन, इस हार्मोन का संश्लेषण हाइपोथैलेमस में हो रहा था तथा इसका संग्रहण जो कर रही थी पश्च पीयूष ग्रंथि। ये भी प्रोटीन नेचर का हार्मोन है और प्रोटीन नेचर के हार्मोन जल में घुलनशील, और उसके लिए लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली पारगम्य नहीं होती। मतलब पहले वाली बात गलत। दूसरी कोर्टिसोल। आपको पता है ये सबसे मुख्य ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से स्रावित होता है। और ये कैसा होता है? ये स्टीरॉयड हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन ये नर का मुख्य हार्मोन है
और ये भी अपने पास स्टीरॉयड हार्मोन है। मतलब इन दोनों के ग्राही कोशिका के अंदर स्थित होंगे, मुख्यतः केंद्रक में स्थित होंगे तथा कोशिका झिल्ली इनके लिए पारगम्य। क्यों? क्योंकि ये किसमें घुलनशील है? वसा में। तो ये दोनों के दोनों सही है। तीसरा, इंसुलिन। आपको पता है इंसुलिन प्रोटीन नेचर का हार्मोन है जो कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। ग्लूकागोन भी एक प्रोटीन नेचर का दैट इज पेप्टाइड हार्मोन है जिसका स्रावण अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, थायरोक्सिन। आपको पता है थायरोक्सिन जो है वो अमाइनो एसिड आयोडोथायरोनिन नेचर का एक अमाइनो एसिड दैट इज टायरोसिन अमाइनो एसिड का व्युत्पन्न है, मतलब प्रोटीन नेचर का। लेकिन ये व्यवहार करता है वो किसकी तरह करता है? स्टीरॉयड हार्मोन की तरह। इसलिए मैंने कहा कि थायरोक्सिन प्रोटीन नेचर का है लेकिन कैसा है? वसा में घुलनशील। अपवाद स्वरूप कैसा है? वसा में घुलनशील। जबकि इंसुलिन जो है ये प्रोटीन नेचर का है और किसमें है? जल में घुलनशील। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर जाएगा मेरे पास सेकंड वाला। चले भैया अपना आगे। हाँ, आगे देखिए, अगला सवाल देखना। ये कह रहा है एक गर्भवती स्त्री ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प वृद्धि शो करता है। अल्प वृद्धि शो करने मतलब वो बोनापन आ गया। अब बोनापन दो वजह से आ रहा था। एक तो आ रहा था ग्रोथ हार्मोन की कमी श्रावणी की वजह से, एक आ रहा था थायरोक्सिन हार्मोन की कमी श्रावणी की वजह से। दूसरा मानसिक मंदता मतलब मेंटल रिटार्डनेस। तीसरा है निम्न बौद्धिक मापदंड मतलब उस पर्सन का आईक्यू इंटेलिजेंसी कोसाइंट जो है वो भी क्या है? कम। चौथा है असामान्य त्वचा से ग्रस्त। ऐसा किसका उदाहरण है? बेटा पता है ये सारे के सारी चीजें जो थी, ये सारे सारे लक्षण है वो अपने पास है क्रेटिनिज्म के। किसके उदाहरण है? क्रेटिनिज्म के। और ये क्रेटिनिज्म वाली अवस्था किसके कम श्रावण की वजह से? गर्भवती महिलाओं में या बाल्यावस्था में किसके कम श्रावण से? थायरोक्सिन हार्मोन की कम श्रावण से। तो मतलब क्रेटिनिज्म है। तो इस अवस्था में थायरोक्सिन जो था, थायरोक्सिन हार्मोन जो था उसका स्रावण क्या हुआ बेटा? कम। हाँ कि ना? अब थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण कम होने की दो वजह थी। या तो हम कहें थायरोक्सिन का स्रावण करने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाए, उनकी कमी हो जाए, या फिर आयोडीन ना मिले। ये दो ही तो वजह हो सकती थी। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा दे रखा है। पहला दे रखा पोर्स डिस्टेलिस द्वारा अतिस्रावण। गलत बात है। पोर्स डिस्टेलिस के अतिस्रावण से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर ग्रोथ हार्मोन से कोरिलेट भी करूं तो उसमें तो व्यक्ति की लंबाई जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती। चले नेक्स्ट, आहार में आयोडीन की कमी। हाँ, ये बात तो अपन नोट कर सकते हैं। अगर आयोडीन की कमी आहार में होगी तो हमने पढ़ाया था कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन अति आवश्यक है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन का क्या होगा? कम निर्माण। मतलब शरीर में थायरोक्सिन की क्या होगी? कमी, जिससे क्रेटिनिज्म होती है। बात मिल रही? सही बात है। नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन का अल्प स्रावण। बेटा ये बात तो ठीक है, वृद्धि हार्मोन का अल्प स्रावण होगा तो उसमें क्या होगी? शरीर में वृद्धि कम। लेकिन हमने ये बात बताया था कि वृद्धि हार्मोन जो होता है वो मेंटल विकास में, मानसिक विकास में कोई भी रोल प्ले नहीं करता, ना ही लैंगिक विकास में कोई रोल प्ले करता है। लेकिन ये तो मानसिक रूप से भी विक्षिप्त है। तो कहने का मतलब ये वाली बात भी मैं कंसीडर नहीं करके जाऊंगा। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि का कैंसर। बेटा मैंने कहा था कि अगर थायराइड ग्रंथि में कैंसर हो जाता है उस टाइम पे थायरोक्सिन जो था, उस थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण क्या हो जाता है? ज्यादा। क्या हो जाता है? ज्यादा। लेकिन ये सारे किसकी वजह से? थायरोक्सिन की कमी की वजह से। इसलिए उत्तर क्या गया? सेकंड वाला। बात क्लियर है? चलूं आगे। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिएगा बच्चा, अगला सवाल देखिएगा। ये कह रहा है अंतःस्रावी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखना, ये चार कथन दे रखे, इसमें से हमें सही वाले कथन के बारे में बात करनी है। देखिएगा, पहला है निर्मोचक और संदमक दोनों प्रकार के हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होते हैं। बेटा निर्मोचक बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन को, संदमक बोलते हैं निरोधी हार्मोन को। ये दोनों पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं,
ये दोनों के दोनों हार्मोन कहां से निकलते हैं बच्चे? ये दोनों के दोनों निकलते हैं हाइपोथैलेमस से। कहां से निकलते हैं? हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होते हैं और कहां आके काम करते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग में आके काम करते हैं। हाँ कि ना? तो पहला वाला पॉइंट क्या हो गया? गलत। दूसरा, एडिनो हाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस के प्रत्यक्ष रूप से तंत्रिकीय नियमन में होता है। वर्ड लिखा हुआ है तंत्रिकीय नियमन में होता है। मैंने बोला एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, वो अपने पास बोलते हैं अग्रपीयूष ग्रंथि को। किसको बोलते हैं? अग्रपीयूष ग्रंथि को। आपको पता है कि अग्रपीयूष ग्रंथि में तो ये दोनों हार्मोन निर्मोचक और संदमक हार्मोन आके कार्य करते हैं। मतलब अग्रपीयूष ग्रंथि एडिनोफाइसिस जो होता है वो हाइपोथैलेमस के निर्मोचक तथा संदमक हार्मोन के नियंत्रण में होता है, तंत्रिका के नियंत्रण में नहीं होता। तो तंत्रिका के नियंत्रण में कौन सा भाग होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस, दैट इज पश्च पीयूष ग्रंथि का भाग। तो दूसरी वाली बात भी क्या है? गलत है। तीसरा, ये कह रहा है शरीर के कुछ अंग जैसे जठरांत्रपथ, हृदय, वृक्क, यकृत किसी भी हार्मोन को उत्पन्न नहीं करते। वर्ड लिख रखा नहीं करते। बेटा ये बात भी एकदम गलत है। मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी हार्मोन निकला था। हमने बात किया था आपसे गैस्ट्रिन हार्मोन के बारे में, सिक्रेटिन हार्मोन के बारे में, कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड के बारे में बात किया था। हृदय से हमने बोला था आलिन से निकलता है एएनएफ। वृक्क से हमने बात किया था इरिथ्रोपोइटिन के बारे में, और यकृत से भी कुछ ग्रोथ फैक्टर निकल रहे थे जिसमें हमने नाम लिया था सोमेटोमेडिन्स, जो कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। वो भी यहाँ पे हार्मोन की तरह काम करता है। मतलब ये सारी की सारी जो थी वो सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथि में काउंट किया था, जो वास्तविकता में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लेकिन फिर भी हार्मोन का स्रावण करती है। तो ये बात भी क्या हो गई? गलत। अगला था शरीर द्वारा कम मात्रा में उत्पन्न होने वाले गैर पोषक रसायन जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। यस, हार्मोन की वर्तमान परिभाषा, आधुनिक परिभाषा यही है। इसलिए उत्तर नंबर 4 जो है वो ही सही स्टेटमेंट है। बाकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्या है? गलत स्टेटमेंट है। चलो भाई मैं आगे नेक्स्ट अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल यहां पे देखिएगा बच्चे। यहां पे क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है निम्न में से कौन एक स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है? ध्यान देना क्या कह रहा है? स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है। प्रोजेस्टेरोन एक स्टीरॉयड हार्मोन है, ये लीजिए S4 स्टीरॉयड हार्मोन है। इंसुलिन, ये इंसुलिन एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन ये भी एक स्टीरॉयड हार्मोन है। एंड कोर्टिसोल ये भी एक स्टीरॉयड हार्मोन है। तो कौन सा स्टीरॉयड नहीं है? इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन एक P4 प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। चलो भैया आगे, तो आंसर क्या गया? 2। इधर आ जाओ। अगला सवाल पूछ रहा है कि हार्मोन की पहचान के साथ उसके सही स्रोत और उसके कार्य के सही मिलान को चुनिए। 3 बात, हार्मोन का नाम, वो कहां से निकलता है, उसका स्रोत और उसका कार्य क्या है, ये तीनों चीजें चुनिए। देखना सबसे पहले ऑक्सीटोसिन। आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का संश्लेषण हाइपोथैलेमस में हुआ, लेकिन उसको संग्रह करने का तथा उसके स्रावण का काम कौन करती है? पश्च पीयूष ग्रंथि। तो दूसरा दे रखा है कि इसका स्रोत पश्च पीयूष ग्रंथि को हाँ कंसिडर कर लो। आगे, दुग्ध ग्रंथियों का विकास एवं रख रखाव करवाता है कौन? ऑक्सीटोसिन। बेटा ये गलत बात है। पीयूष ग्रंथियों का विकास तथा रख रखाव इसका कार्य नहीं है। इसका तो कार्य था, वो 3 कार्य हमने बोले थे। क्या? प्रसव पीड़ा उत्पन्न करना, बच्चे के जन्म में सहायक तथा दुग्ध का निष्कासन करवाना। ये जो कार्य है दुग्ध ग्रंथियों का विकास एवं रख रखाव, ये कार्य तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का है। तो पहली बात गलत। दूसरी, मिलेटोनिन। आपको पता है मिलेटोनिन हार्मोन का स्रावण पीनियल ग्रंथि कर रही थी, और इस मिलेटोनिन का काम था हमारी 24 घंटे की लय को बनाए रखना। हाँ कि ना? देखिएगा इसका स्रावण कौन करती है? पीनियल ग्रंथि। सही बात है। ये शरीर के दैनिक लय का नियमन करता है। हाँ सही बात है, सही लग रही। आगे चलते हैं। अगला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। बेटा आपको पता है प्रोजेस्टेरोन जो था इसी को बोला था प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायता कर रहा था। इसका स्रावण मुख्यतः हो रहा था कार्पस ल्यूटियम से। वर्ड लिखा है कार्पस ल्यूटियम, सही है। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों की
वृद्धि तथा क्रियाओं की प्रेरणा। बच्चे ये जो इसका कार्य है, ये कार्य गलत है, क्योंकि मैंने कहा था कि महिलाओं का मुख्य हार्मोन जो है वो है एस्ट्रोजन, जो महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को और उनके अंगों की, उनके लैंगिक अंगों की वृद्धि और उनकी क्रियाओं का नियमन करता है। वो कौन सा है? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन ये काम नहीं करता, इसलिए ये बात भी तीसरी भी क्या होगी? गलत। चौथा है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसको शॉर्ट में अपन बोले ANF। बच्चे ANF के बारे में हमने बात की थी कि ये ANF जो होता है वो हृदय के आलिंद से निकलता है और ये क्या काम करता है? रक्त वाहिनियों को चौड़ा करके बीपी को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये कह रहा है हृदय की नीले की भित्ति से निकलता है, नहीं, ये बात गलत है, ये आलिंद की भित्ति से निकलता है। फिर कह रहा है ये रक्त के दाब को बढ़ाता है, नहीं, रक्त के दाब को कम करता है, मतलब ये भी बात गलत है। तो सारी बात सही किसमें? सेकंड वाले में। इसलिए उत्तर क्या हो गया बेटा? 2। चले हाजी, चले आगे देखिए। अगला सवाल देखना, ये कह रहा है, अगला सवाल देखना इधर पे, बहुत अच्छा सवाल। ये कह रहा है फाइट या फ्लाइट अभिक्रियाओं के कारण किसका सक्रियण होता है? बेटा आपको पता है कि फाइट एंड फ्लाइट का जो हार्मोन है वो मेरे पास है एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला का हार्मोन। हाँ कि ना? किसके? एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला का हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं कैटाकोलेमिन्स, मतलब एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन। इसलिए एड्रिनल ग्रंथि को भी बोल देते हैं फाइट फ्लाइट वाली, कि 3F ग्लैंड, फाइट हो, फ्लाइट हो और फियर हो, इन मुसीबतों में कौन सी ग्रंथि सहायता करती है? एड्रिनल ग्रंथि। तो देखिए किसका सक्रियण होगा? एड्रिनल ग्रंथि का, जिससे एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन का स्रावण क्या होता है? ज्यादा। ऑप्शन देखिएगा, ये कह रहा है पैराथायरॉइड ग्रंथियों का जिसके कारण उपापचय दर बढ़ जाती ना, पैराथायरॉइड का इसमें कोई लेना देना नहीं है। किसका लेना देना है? एड्रिनल ग्लैंड का, जिसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। दूसरा, वृक्क का जिसके कारण रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन पथ में कमी आती है ना, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट तीसरा, अधिवर वृक्क मध्यांश, हाँ, अधिवृक्क का मेडुला भाग, हाँ, जिसके कारण एपिनेफ्रिन तथा नॉर एपिनेफ्रिन का स्राव बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, अग्नाशय का जिसके कारण रुधिर शर्करा का स्तर घट जाता है ना, ना ना ना, इसका भी इतना ज्यादा रोल नहीं है। तो सही उत्तर क्या जाएगा? सही उत्तर 3। क्यों? क्योंकि फाइट फ्लाइट जैसी इमरजेंसी क्रियाओं के लिए हमें तैयार करने का काम कौन करते हैं? एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन, जिसका स्रावण एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से होता है। चले भैया अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल में कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन हार्मोन के संदर्भ में सही है? ध्यान देना, वर्ड क्या पूछ रहा? हार्मोन के संदर्भ में सही है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा पैराथायरॉइड ग्रंथि का हार्मोन था पैराथायरॉन, जिसको बोला था कोलिप्स हार्मोन। पोटेशियम आयन के अवशोषण में सहायक, बेटा इसे लिख रखा है पोटेशियम आयन, मतलब K+ आयन के अवशोषण में नहीं, गलत बात है, गलत बात है। ये पैराथायरॉइड ग्रंथि का जो ये हार्मोन है पैराथायरॉन, ये पोटेशियम का अवशोषण नहीं करवाता, ये करवाता कैल्शियम +2 का अवशोषण। किसका? कैल्शियम का। इसलिए पहली बात क्या होगी? गलत। दूसरा, इंसुलिन ग्लूकागोन रक्त ग्लूकोज समस्थैतिकता को बनाए रखने का काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इंसुलिन जो होता है वो तो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को घटाता है और ग्लूकागोन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी हार्मोन है, ये विरोधी कार्य करते हैं ताकि रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियत बना रहे। तो ये बात क्या है? सही है। नेक्स्ट, बुढ़ापे में उम्र का बढ़ना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से होता है। नहीं बेटा, ये गलत बात है, ये होता है थाइमस ग्रंथि के थाइमोसिन हार्मोन की कमी की वजह से। तो ये तीसरी बात क्या है? गलत। चौथा देखना, थाइमस ग्रंथि उम्र के साथ आकार में बढ़ती जाती है, ये बात भी गलत है। जन्म के समय ही इसका आकार क्या होता है? सबसे बड़ा, उसके बाद लगातार घटती जाती है और बुढ़ापे में तो ये क्या होती है? लगभग डिजेनरेटेड फॉर्म में अनुपस्थित होती है। चलो, तो सही बात कौन सी? सही बात दूसरी। इसलिए उत्तर क्या हो गया बेटा? 2। हाँ जी, चलो क्लियर है? आगे देखिए, अगला सवाल देखिएगा। हार्मोनों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म एक दूसरे का विरोधी प्रभाव वाला नहीं है? विरोधी नहीं है।
मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो एंटागोनिस्टिक नहीं है। कैसा नहीं है? एंटागोनिस्टिक नहीं है। देखना, सबसे पहले कह रहा है पैराथॉर्मोन। आपको पता है पैराथॉर्मोन का काम है ब्लड में कैल्शियम +2 का जो लेवल था उसको बढ़ाना, जबकि कैल्सिटोनिन जो कि थायराइड ग्रंथि का हार्मोन है, इसका काम है ब्लड में कैल्शियम +2 का लेवल घटाना। नेक्स्ट, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन का काम है ब्लड में ग्लूकोज जो था उस ग्लूकोज को कम करना, जबकि ग्लूकागोन है इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज को बढ़ाना। नेक्स्ट, एल्डोस्टेरोन। बेटा एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम है बीपी जो है उस बीपी को बढ़ाना, जबकि ये मेरे पास है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर जिसको अपन बोलते हैं एएनएफ। इस एएनएफ का काम है बीपी जो है उस बीपी को घटाना। हाँ कि ना? ये मेरे पास है रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या काम करता है? डिलीवरी के समय महिलाओं में प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है उसको लूज करता है। लूज करने के बाद ये जो मेरे पास पेल्विक रीजन है ये हो जाएगा चौड़ा और बेबी की बर्थ है वो इजीली हो जाएगी। जबकि ये इनहिबिन हार्मोन जो होता है, ये इनहिबिन हार्मोन जो होता है, ये इनहिबिन हार्मोन क्या काम करता है? ये इनहिबिन हार्मोन हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता है ताकि वो जीएनआरएच का स्रावण नहीं करे। तो मतलब इसका काम अलग और इसका काम अलग, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के विरोधी हार्मोन नहीं है। और सवाल में भी क्या पूछ रखा है? विरोधी हार्मोन कौन से नहीं है, इसलिए उत्तर क्या गया बेटा? 4। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हार्मोन नहीं है। इन दोनों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया जाएगा। चलो भैया मैं आगे। नेक्स्ट, अगला देखना। अगला सवाल है कि जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलेमिक हार्मोन जीएनआरएच किस पर कार्य करता है? बेटा ये जीएनआरएच जो हार्मोन है, ये जीएनआरएच हार्मोन आएगा मेरे पास, वो आएगा अग्रपीयूष ग्रंथि पे। किसके पास आएगा? अग्रपीयूष ग्रंथि पे। और अग्रपीयूष ग्रंथि पे आके स्रावित करवाएगा गोनेडोट्रोपिन। कौन से हार्मोन? गोनेडोट्रोपिन्स। इन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ये वो हार्मोन है जो जननांगों की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। और इसमें कितने हार्मोन होते हैं? 2। पहला आता है एफएसएच एंड दूसरा आता है एलएच। इन हार्मोन का स्रावण करवाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, पहला लिख रखा है अग्रपीयूष ग्रंथि पर एलएच एवं एफएसएच के स्रावण को प्रेरित करता है, उद्दीप्त करता है। हाँ सही बात है। अगला पश्चपीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है, गलत बात। उससे अगला पश्चपीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है, गलत बात। ये कह रहा है अग्रपीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है, एलएच एवं ऑक्सीटोसिन के स्रावण को प्रेरित करता है, गलत बात। तो उत्तर क्या हो गया बेटा? उत्तर हो गया फर्स्ट। चले भैया, ये मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन की थी पूरी। चलूं आगे। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिएगा बेटा। अगला सवाल देखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है। हम एनिमल टिश्यू वाला कुछ पोर्शन भी यूज लेंगे इसमें, इसीलिए मैंने ये बोन का एक डायग्राम आपके सामने बनाया। देखिए, ये कह रहा है वयस्कों में वृद्धि हार्मोन का अतिस्रावण उसकी लंबाई नहीं बढ़ाता। ये कह रहा है कि वयस्क अवस्था में हमारी लंबाई क्यों नहीं बढ़ती, हड्डियों की लंबाई क्यों नहीं बढ़ती? तो बेटा जब आपने एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे एक चीज आपने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि एक डेवलपिंग, एक विकासशील बोन जो होती है, एक अपरिपक्व अस्थि जो होती है, उसके 3 भाग होते हैं, एपिफाइसिस, डाइफाइसिस तथा मेटाफाइसिस। हाँ कि ना? लेकिन एक विकसित जो बोन होती है उसके केवल 2 ही भाग होते हैं, एपिफाइसिस तथा डाइफाइसिस। होता क्या है? होता यह है कि ये जो भाग है मेरे पास मेटाफाइसिस, इस मेटाफाइसिस में ये जो प्लेट है, इस प्लेट को अपन बोलते हैं बेटा एपीफाइसियल प्लेट। क्या बोलते हैं? एपीफाइसियल प्लेट। और इस एपीफाइसियल प्लेट में अपने पास होती है ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। कौन सी सेल्स होती है? ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। तो जब हमारी लंबाई बढ़ती है तो क्या होता है? लंबाई बढ़ती है तब ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ये
ग्रोथ हार्मोन आके इस मेटाफाइसिस रीजन की, ये एपिफाइशियल प्लेट जो थी जिसकी ये ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं थी, इन ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से आके जुड़ता है और जुड़ के इन कोशिकाओं से बहुत ज्यादा मात्रा में मैट्रिक्स का स्रावण करवाता है तथा बोन का फॉर्मेशन करवाता है, जिससे हमारी हड्डियों की लंबाई बढ़ती है। जब हड्डियों की लंबाई बढ़ेगी तो शरीर की लंबाई भी बढ़ेगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वयस्क अवस्था में हड्डी का, अस्थि का ये जो भाग था मेटाफाइसिस भाग, वयस्क अवस्था में ये क्या हो गया, ये धीरे धीरे डिजनरेट हो गया, हासित हो गया। जब ये भाग ही नहीं है तो इस भाग में उपस्थित ये एपिफाइशियल प्लेट भी नहीं रहती, और जब एपिफाइशियल प्लेट नहीं रहेगी तो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन आएगा तो सही, लेकिन उसकी जुड़ने के लिए लक्ष्य कोशिका उपस्थित नहीं है। तो जब लक्ष्य कोशिका नहीं है तो हड्डियों की लंबाई नहीं बढ़ेगी, हाँ कि ना। तो देखते ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है किशोरावस्था के पश्चात एपिफाइशियल प्लेट बंद हो जाती। हाँ सही बात है, एपिफाइशियल प्लेट बंद हो गई, हासित हो गई, जिससे वृद्धि हार्मोन अब काम नहीं कर सकता। सही बात है। ये कह रहा है वयस्कों में अस्थियां वृद्धि हार्मोन के प्रति संवेदनशीलता खो देती है। बेटा ये अस्थियां जो थी वो अस्थियां कह रहा है संवेदनशीलता खो देती है। ध्यान से देखिए, वो उसके लिए सबसे बड़ी वजह क्या थी, वो वजह थी एपिफाइशियल प्लेट का बंद हो जाना। तो टू दी पॉइंट हम आंसर किसको करके चलेंगे, एपिफाइशियल प्लेट को, क्योंकि वही तो मेन जगह थी। नेक्स्ट, जन्म के पश्चात पेशी तंतुओं में वृद्धि नहीं होती, कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन निष्क्रिय हो जाता है, नहीं गलत बात है, वृद्धि हार्मोन तो सक्रिय रहता है। तो उत्तर क्या करके चलेंगे, ये वाला कि एपिफाइशियल प्लेट क्या हो गई, बंद। जब एपिफाइशियल प्लेट बंद हो गई तो मेटाफाइसिस रीजन जो हो गया वो क्या हो गया, हासित। अब वृद्धि हार्मोन के जुड़ने की जगह नहीं है। और टिश्यू में आपको पढ़ाया था सर ने कि अस्थि का मेटाफाइसिस वाला भाग ही अस्थि की लंबाई बढ़वाने के लिए उत्तरदायी है। चलो मैं आगे, इसलिए उत्तर क्या कर दिया, 1। चले भैया नेक्स्ट, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अस्थि सुशिरता में मुख्य भूमिका है। अस्थि सुशिरता को अपन बोलते हैं बेटा ओस्टियोपोरोसिस। आपको बात करते हैं अपन ओस्टियोपोरोसिस के बारे में। सबसे पहले है पैराथायरॉइड हार्मोन। बेटा पैराथायरॉइड ग्रंथि का ये पैराथायरॉइड हार्मोन जो था, इसका अगर ज्यादा स्रावण होगा तो इसके ज्यादा स्रावण की वजह से ओस्टियोपोरोसिस होता है। लेकिन ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है इसका इससे कोई लेना देना नहीं। चलो आगे, दूसरा एल्डोस्टेरोन। बेटा एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है इसका अस्थियों से कोई लेना देना नहीं है। इसका जो मेन काम था वो मेन काम था डीसीटी तथा संग्रह नलिका के अग्रभाग में जल तथा लवणों का अवशोषण करवाना। प्रोलैक्टिन का अगेन इससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा एस्ट्रोजन। बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन का अगर कम स्रावण हुआ तब ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तथा मैंने पहले बताया इस पैराथायरॉइड ग्रंथि के हार्मोन का अगर ज्यादा स्रावण हुआ पैराथायरॉइड हार्मोन का तो भी ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। मतलब ये दोनों के दोनों हार्मोन ओस्टियोपोरोसिस से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरोन का ओस्टियोपोरोसिस से कोई लेना देना नहीं है, और एल्डोस्टेरोन का भी ओस्टियोपोरोसिस से कोई लेना देना नहीं है। तो उत्तर मेरे पास गया, वो उत्तर गया बेटा थर्ड वाला, एस्ट्रोजन की कमी तथा पैराथायरॉइड हार्मोन की अधिक स्रावण के कारण ओस्टियोपोरोसिस होता है। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात क्लियर है। चले देखिए अगला सवाल देखना इधर से। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न होता है, बताना है। ये अपने को 4 हार्मोन दिए गए, कौन सा एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न होता है वो ध्यान से देखना। सबसे पहले लिख रखा है एस्ट्रियोल। बेटा एस्ट्रियोल जो था मैंने बताया ये एक टाइप का एस्ट्रोजन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन एक S4 स्टीरॉइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, स्टीरॉइड हार्मोन। तो पहली बात क्या हुई, गलत। दूसरा एपिनेफ्रिन, मैंने पहले ही बताया था ये एपिनेफ्रिन जो है प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। क्यों, क्योंकि ये कौन से अमाइनो एसिड,
टायरोसिन अमाइनो एसिड से बनता है। कौन से अमाइनो एसिड से? टायरोसिन अमाइनो एसिड से बनता है। चले नेक्स्ट दूसरा एस्ट्रिडियोल। ये एस्ट्रिडियोल जो था ये भी मेरे पास एक प्रकार का एस्ट्रोजन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। मैंने कहा था कि एस्ट्रोजन जो है वो कई सारे हार्मोन का समूह है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये एस्ट्रिडियोल वाला हार्मोन। और ये भी कैसा हुआ? ये भी मेरे पास स्टीरॉयड नेचर का हार्मोन हुआ। तीसरा है एक्डाइसोन। ये हार्मोन का नाम नहीं सुना होगा बेटा, ये भी एक स्टीरॉयड नेचर का हार्मोन है। इस हार्मोन का स्रावण कीटों में होता है। कीटों में ये हार्मोन जो होता है ये उनमें मोल्टिंग करवाने के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? मोल्टिंग करवाने के लिए उत्तरदायी है। जब कॉकरोच वगैरह पढ़ाएंगे उसमें हम थोड़ी सी बात इस बारे में करेंगे कि एक्डाइसोन हार्मोन जो है ये कीटों में मोल्टिंग करवाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, जो कैसा है? एक स्टीरॉयड हार्मोन है। तो बात सही कौन सी? ये पूछ रहा है एमिनोमल, और एमिनोमल वाला कौन सा? एपिनेफ्रिन हार्मोन, दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन। तो उत्तर गया 2। चलो मैं आगे, इधर नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला जो नेक्स्ट सवाल है उस नेक्स्ट सवाल में पूछ रखा है अपने से, वो पूछ रखा है कि पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड नष्ट हो जाए। बेटा अगर पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड नष्ट हो जाएगा तो उससे जो अवस्था आती है उसको बोलते हैं सीमंड रोग। क्या बोलते हैं उसको? सीमंड रोग। और इस सीमंड रोग में आदमी क्या होता है? वो उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है। क्या होता है? व्यक्ति उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है। कब? जब पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड पूरा का पूरा नष्ट हो गया तो अग्रपिंड का कोई भी हार्मोन नहीं निकला तो आदमी उम्र से पहले बूढ़ा दिखाई देने लगेगा। चले कौन सी अवस्था आएगी? सीमेंट। डायरेक्टली याद रखनी। चले भैया बना के। हाँ जी नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है निम्न हार्मोनों का उनके रोग के साथ मिलान कीजिए। या कुछ हार्मोन दे रखे और हमें उसका रोग बताना है। सबसे पहला इंसुलिन। हमको पता है इंसुलिन की वजह से क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस। मतलब मैं ये कहूं कि ए वाला जो है उस ए वाले में आना चाहिए 5। नेक्स्ट दूसरा है थायरोक्सिन। बी वाले में अपने पास है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी होगी तो हो जाएगा गलगंड, जिसको अपन बोलते हैं गोइटर। मतलब इसमें आना चाहिए 4। कोर्टिकोइड दे रखा है कोर्टिकोइड। बेटा हमने बोला था कोर्टिकोइड हार्मोन जो बोलते हैं वो एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स के हार्मोन है। और एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स के ग्लूकोकोर्टिकोइड तथा मिनरेलोकोर्टिकोइड की वजह से क्या होती है? एडिसन रोग। और एडिसन रोग कहां दे रखा? 1। मतलब सी में हुआ वो हुआ 1। डी में वृद्धि हार्मोन। हमने कहा कि वृद्धि हार्मोन की अगर बच्चे में कमी होगी तो उससे आएगा बोनापन और उस अवस्था को बोलते हैं एटिलियोसिस। अगर वयस्क में अगर इस वृद्धि हार्मोन की अधिकता हो गई तो उससे जो अवस्था आएगी उसको बोलते हैं एक्रोमिगेली। हाँ कि ना? तो डी जो था ये वयस्क अवस्था में ग्रोथ हार्मोन के अतिस्रावण की वजह से आएगी एक्रोमिगेली। चले तो देखिएगा ए में 5, बी में 4, सी में 1 और डी में 3 ऐसा दिया गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। इसलिए उत्तर क्या हुआ बेटा? 1। चलो आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये 2 दे रखे, स्तंभ 1 स्तंभ 2। स्तंभ 1 में दे रखा है ग्रंथि का नाम और स्तंभ 2 में दे रखा है उससे होने वाले रोग। देखिए पहला दे रखा है पीयूष ग्रंथि। ये कह रखा है कि पीयूष ग्रंथि है, उस पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। पीयूष ग्रंथि की वजह से यहां देखना है बेटा, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है एडीएच हार्मोन। अगर एडीएच की कमी हो जाए तो होता था अपने पास डायबिटीज इंसिपिडस। मतलब ए में अपने पास आएगा 3rd। दूसरा बी में दे रखा है इसने थायराइड ग्रंथि। हमने बोला था कि थायराइड ग्रंथि का अगर अतिस्रवण होता है तो उसकी वजह से होता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, जिसको अपन ने बोला था ग्रेव्स डिजीज। तो ग्रेव्स डिजीज आएगा, ये बी में आएगा फर्स्ट। तीसरा है अधिवृक। अधिवृक ग्रंथि कौन सी को बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को। अधिवृक जो बोला जाता है वो बोला जाता है एड्रिनल ग्रंथि को। और एड्रिनल का अभी बताया कोर्टेक्स भाग से अगर हार्मोन का कम स्रावण होगा तो उससे कौन सी बीमारी होगी? एडिसन डिजीज।
4। डी में दे रखा अग्नाशय। हमें पता है अगर अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का कम स्रावण होगा तो उससे क्या होगा, डायबिटीज मेलेटस शुगर, मतलब सेकंड। तो ऑप्शन देखिएगा, ए में 3rd, बी में 1st, सी में 4 और डी में 2nd ऐसा दिया गया सेकंड वाले ऑप्शन में, इसलिए आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सेकंड। चले भैया अंतिम क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यान से, अंतिम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है सही कथन का चयन करो। पहला सवाल है, ये कह रहा है ग्लूकागोन, ये लिखा हुआ है बेटा हाइपो, ई शायद लिखने में प्रिंटिंग है मिस्टेक है। ग्लूकागोन हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब रक्त में ग्लूकोज को क्या करता है, कम। ये बात तो गलत है क्योंकि ग्लूकागोन जो होता है वो रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है, हाइपरग्लाइसीमिया करता है। तो ये वाली बात क्या हुई, गलत। अगला, इंसुलिन अग्नाशय कोशिकाओं तथा एडिपोसाइट्स पर कार्य करता है। एडिपोसाइट्स किसको बोलते हैं, वसा कोशिकाओं को। वसा कोशिकाओं को, सही बात है। लेकिन ये अग्नाशय कोशिकाओं पे कार्य नहीं करता, ये किस पे करता है, यकृत कोशिकाओं पे कार्य करता है जिनको बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। तो दूसरी वाली बात क्या हुई, गलत। तीसरा, इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है, गलत बात। इंसुलिन तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करता है और कम करने को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये बात क्या हुई, गलत। चौथी, ग्लूकोकोर्टिकोइड ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। यस, एकदम सही बात है बेटा। ग्लूकोकोर्टिकोइड जो होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा के ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़वाता है, मतलब एक हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। चले भैया यहां तक की बात हो गया। तो यहां पे हमने पिछले कुछ ईयर्स में इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया है। आप एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन पढ़िएगा, लेक्चर्स को देखिएगा, मेरी बात क्लियर है, और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जो भी डाउट हो वो डाउट सीधे पूछेगा, ठीक है बेटा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करें। अपन मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।